मैं एक विषय पर बात करना चाहता हूँ जो हाल के दिनों में हमारे बहुत से लोगों के जीवन में एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। इसे अंग्रेजी में बेड सोर या प्रेशर सोर कहा जाता है और कभी-कभी इसे प्रेशर अल्सर भी कहते हैं। अगर इसे आम हिंदी में समझाएं तो जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिस्तर पर लेटा रहता है जिससे उसके शरीर में घाव बन जाता है तो उसे हम बेड सोर कहते हैं। आजकल हमारे लगभग हर परिवार में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। हमारे माता पिता, हमारे नाना नानी, दादा दादी, कई लोग बीमार रहते हैं। कई लोग लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं और कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के कारण भी लोग बिस्तर पर पड़े रहते हैं। कई लोगों को लकवे, पैरालिसिस या अन्य समस्याओं के कारण लंबे समय तक बिस्तर या व्हीलचेयर पर रहना पड़ता है। उनके लिए खुद से उठना बैठना, चलना फिरना, हिलना डुलना संभव नहीं होता। तो बेड सोर का एक बड़ा कारण है लंबे समय तक लेटे रहना या एक ही स्थिति में रहना। अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि इसे कैसे रोका जा सकता है। जो लोग खुद से चल फिर या हिलडुल नहीं सकते, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी हालत में एक ही पोजीशन या एक ही स्थिति में लंबे समय तक लेटे या बैठे न रहें। उनके साथ जो सहायक या देखभाल करने वाला व्यक्ति होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी कि हर 1 या 2 घंटे के अंतराल पर उनकी स्थिति बदल दे। अगर वे पीठ के बल लेटे हैं, तो करवट दिला दें। अगर करवट लेकर लेटे हैं, तो पीठ के बल या दूसरी करवट करवा दें। अगर वे बैठे हैं, तो उन्हें लिटा दें, या अगर वे लंबे समय से लेटे हैं, तो उन्हें उठाकर बिठा दें। किसी भी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर 1 से 2 घंटे के भीतर उनकी स्थिति बदलते रहें। स्थिति बदलना बेड सोर को रोकने के लिए एक बड़ा उपाय है और बेड सोर होने के पीछे यह एक बड़ा कारण भी है। इसके अलावा और भी दो बड़े कारण हैं। एक बड़ा कारण है पोषण की कमी। आमतौर पर जब हमारे शरीर में कहीं चोट या घाव बनता है तो शरीर खुद ही थोड़े समय में उसे ठीक कर लेता है। देखा गया है कि जो लोग बुजुर्ग हो गए हैं, खाना नहीं चाहते, भूख नहीं लगती या किसी कारण से खा नहीं पा रहे हैं या उन्हें खिलाया नहीं जा रहा है, तो उनमें धीरे धीरे कुपोषण की समस्या हो जाती है। इस कुपोषण के कारण छोटे मोटे घाव, फोड़े या त्वचा में जो छोटी छोटी दरारें पड़ती हैं, वे जल्दी ठीक नहीं होती। ऊपर से जब एक ही स्थिति में रहने का दबाव और बढ़ता है, तो एक बड़ा घाव बन जाता है। दूसरा कारण है नमी। हमारे वे मरीज जो खुद से हिलडुल या अपनी स्थिति बदल नहीं सकते, अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, उनके शरीर की नमी और तापमान को हमें नियंत्रित करना होगा। कैसे? उन्हें नियमित रूप से कपड़े बदल कर देना चाहिए। अगर बिस्तर की चादर गीली हो जाए, कपड़े गीले हो जाएं, हो सकता है पसीने से या कई बार पेशाब लीक होने से भी गीले हो सकते हैं, तो उन्हें तुरंत बदल देना चाहिए। बिस्तर, कपड़े और त्वचा को सूखा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर हम इन तीन बातों का ध्यान रख सकें, तो हमारे परिवार में जो लोग लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं, उनमें बेड सोर होने की संभावना कम हो जाएगी। अब सवाल है, अगर बेड सोर हो ही जाए तो क्या करना चाहिए? बेड सोर की पहली अवस्था में आमतौर पर घाव नहीं दिखता। शुरुआती स्थिति में त्वचा के किसी हिस्से पर सिर्फ लालपन आ जाता है। पहली बार पेशेंट को दिखाने पर हम यही देखते हैं कि उस जगह पर सिर्फ लालपन है, कोई घाव नहीं। त्वचा सही है, लेकिन वह जगह बहुत लाल दिखती है, या जिनकी त्वचा सांवली है, उनके मामले में वह जगह काली लाल भी दिख सकती है। जब किसी जगह की त्वचा का जो पहले रंग था, वह रंग बदलकर लाल या काला हो जाता है, तभी हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि शायद यह बेड सोर की ओर बढ़ रहा है। यही इसका शुरुआती लक्षण है। अगर ऐसी स्थिति हो जाए, तो हमें उस व्यक्ति की तरफ बहुत जल्दी ध्यान देना होगा, खासकर उस जगह पर जहां यह समस्या दिख रही है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम कई बार वहां मरहम लगाने की सलाह देते हैं। हाँ, ताकि जो शुरुआती समस्या है, वह सूख जाए। कई बार हम वहाँ अलग-अलग तरह की हल्की ड्रेसिंग भी करते हैं, ताकि वहाँ दोबारा समस्या न बने और जो भी है, वह सूख सके।
कई बार देखा जाता है कि यह काफी गहरा काला होकर मरी हुई त्वचा जैसा दिखने लगता है। तो ऐसी स्थिति में कई लोग इसे ज्यादा महत्व नहीं देते। वे इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि मरीज वहां किसी दर्द की शिकायत नहीं करता और वहां से कोई मवाद या खून नहीं निकलता। लेकिन हमें यह जानना जरूरी है कि बेडसोर में वैसे भी मवाद या खून नहीं आता। लेकिन जो हिस्सा काला हो गया है, जिसे हम मरी हुई त्वचा मानते हैं, वह अगर हम उसे काटकर साफ नहीं करते तो उसके सूखने की कोई संभावना नहीं रहती। इसलिए अगर यह निश्चित हो जाए कि नहीं, यहाँ की त्वचा पूरी तरह से खराब हो चुकी है, तो इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। इसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसके लिए इलाज करवाना चाहिए। इसके इलाज के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आम तौर पर जो इलाज हर जगह उपलब्ध है, वह यह है कि ड्रेसिंग की जाती है जब और कुछ नहीं किया जा सकता। ड्रेसिंग बदलना, जिससे घाव अपने आप सूख जाएगा। अगर लगता है कि इसमें बहुत समय लग रहा है, तो हम एक और उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम वैक कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म है। इसका मुख्य मतलब है वैक्यूम असिस्टेंट क्लोजर, यानी ड्रेसिंग के अंदर कुछ हद तक सोखने की क्षमता होती है। वैक्यूम में एक प्रेशर होता है जो अंदर के मवाद या पानी या जो भी अपशिष्ट पदार्थ और जीवाणु होते हैं, उन्हें खींचकर बाहर निकालता है। इससे घाव को सूखने में मदद मिलती है और यह बेडसोर के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन बेडसोर के लिए सबसे अच्छा इलाज है अगर सर्जरी की जाए। जिस हिस्से में घाव बना है वहां मांस और चमड़ी से उस घाव को भरा जा सकता है। उस हिस्से को ढककर पूरी तरह से बंद किया जा सकता है और इसी से मरीज की सबसे तेज रिकवरी होती है, और जो सूखना है वही सबसे टिकाऊ होता है। खुद ब खुद धीरे धीरे सूखने की तुलना में अगर सर्जरी की जाए तो यह ज्यादा सही होता है। लेकिन यह सब मरीज की स्थिति देखकर, उसकी शारीरिक हालत और ऑपरेशन सहने की क्षमता के अनुसार किया जाता है। इस समस्या की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर इलाज करेंगे, वही यह निर्णय लेंगे। लेकिन जो लोग देखभाल कर रहे हैं, उनके लिए मेरी सलाह है कि बेडसोर होने तक कभी इंतजार न करें। हाँ, घर पर मरीज की देखभाल करें। हर 12 घंटे में उसकी स्थिति बदलें। उसकी पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करें। अगर कोई मुंह से नहीं खा सकता, कई बार ऐसा होता है कि बुजुर्ग या बीमार लोग मुंह से खाना नहीं खा पा रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हम उन्हें नली के जरिए खिला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हम उन्हें नस के जरिए भी पोषण दे सकते हैं। लेकिन उनका पोषण मुझे सुनिश्चित करना होगा और उनके कपड़े, बिस्तर आदि का भी सही ध्यान रखना होगा ताकि ये सूखे रहें। आशा करता हूँ कि आप सभी इससे आपको कुछ हद तक लाभ मिलेगा। तो सभी का धन्यवाद।